ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूँ ना, तो आपके राज्यों में भी पीसीएस का एग्जाम होता है सिविल सर्विस की तरह। समझ रहे हैं? एमपी में एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस, इन सब एग्जाम की बात हो रही होती है। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। विकसित भारत के लक्ष्य की बाधाएं, जो बाधाएं सामने हैं उसकी बात हो रही है। और आजकल विश्व गुरु, विश्व विकसित भारत बनने की बात हो रही है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का लक्ष्य सराहनीय है और उनके इस लक्ष्य पर सभी देशवासियों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बार बार यह कहते रहे कि भारत को विकसित देश का लक्ष्य 2047 तक हासिल करना चाहिए। 2047 में हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए थे। यह कठिन लक्ष्य है क्योंकि 2047 अब 22 वर्ष ही दूर है और किसी देश के जीवन काल में 22 वर्ष पलक झपकते बीत जाते हैं। और इसके बाद भी यदि हम भारतीय विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो सभी बाधाओं को आसानी से पार किया जा सकता है। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की भी आवश्यकता है और इसके साथ ही सामाजिक रूप से शांतिमय भारत की भी आवश्यकता है। और इसकी भी कि देश का राजनीतिक वर्ग अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर देश में शांति सद्भाव का माहौल बनाए रखने और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के उपायों पर सहमति कायम करे। और हम सबसे अधिक महत्ता शिक्षित भारत पर देनी होगी। देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो और युवाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। और इस संदर्भ में अच्छी बात है कि वर्तमान में करीब करीब समाज के सभी तबकों के लोग यह चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। यह स्थिति स्वतंत्रता या बाद के काल में नहीं थी। प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति भी आई हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों के शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के मामले में पूरी तौर पर निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और खुद ही कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल जाने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना सुनिश्चित हो सके। और इस पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर तकनीक और विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाए। और हमें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि प्राचीन भारत विज्ञान के कई क्षेत्रों में विश्व की अगुवाई कर रहा था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में चिकित्सा से लेकर खगोल शास्त्र तक के विषयों पर उत्कृष्ट ज्ञान है और प्राचीन भारत विज्ञान के तमाम क्षेत्रों में अग्रणी था। पर यह भी सत्य है कि बाद में इस क्षेत्र में हमारी प्रगति ठहर गई और यह ठहराव सदियों तक जारी रहा। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों ने विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में प्रगति करनी शुरू की और इस क्षेत्र में प्रगति के साथ ही उनकी सैन्य शक्ति भी बढ़ती गई। इसके बाद आप देखते हैं 19वीं शताब्दी में इन देशों में औद्योगिक क्रांति आई और इसने यूरोप को इतना शक्तिशाली बना दिया कि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्से उसके उपनिवेश बन गए। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश बना और उसके शोषण का भी शिकार हुआ। अब आप लोग सोचिए, आज के समय में हमारे देश के छात्र, विद्यार्थी अन्य देशों में जाते हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था, तक्षशिला के बारे में आप लोग सुने होंगे ना, नालंदा के बारे में आप लोग सुने होंगे ना, कि विदेशों से छात्र आते थे कहाँ, भारत में पढ़ने के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नेताओं ने यह महसूस किया कि भारत के पतन का एक मुख्य कारण विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ना रहा। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्हें तमाम नीतिगत गलतियों के लिए दोषी दिया जा सकता है, पर देश को इसके लिए उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने यूरोप भारत के बीच विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अंतर को पाटने की पूरी कोशिश की। उन्होंने विज्ञान एवं तकनीक के उन्नत संस्थानों की स्थापना में विशेष रुचि ली और इनमें से कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और कुछ हरित क्रांति तथा औद्योगिक प्रगति में सहायक साबित हुए। इस पर बहस हो सकती है कि नेहरू जी को निजी क्षेत्र पर अधिक भरोसा करना चाहिए था, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके द्वारा स्थापित संस्थानों के चलते परमाणु और अंतरिक्ष समेत विज्ञान एवं तकनीक के कई क्षेत्रों में पश्चिम और भारत के बीच अंतर कम हुआ है। अब आज के डिजिटल दौर में विश्व ने विज्ञान तकनीक के मामले में एक नए युग में प्रवेश किया है। डिजिटल तकनीक विश्व को तेजी से बदल रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित भी कर रहा है।
और डिजिटल तकनीक की प्रगति का आधार विज्ञान के ज्ञान में समाहित है। जो देश डिजिटल साइंस और तकनीक में अग्रणी होंगे वे विश्व पर राज करेंगे। हाल में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी बेंस के वक्तव्य से स्पष्ट हुआ कि अमेरिका एआई के सभी क्षेत्रों में अग्रणी बने रहने के लिए कमर कसे हुए है। और इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने की थी। और जेडी वेंस का बयान खासतौर पर चीन के परिप्रेक्ष्य में था, और जिसके एआई पर डीप सीक ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और उनकी टिप्पणी पर भारत को भी गौर करना चाहिए। अमेरिका का भी एआई ऐप आया हुआ है ना, डीप सीक, उसकी बात हो रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। भारत एआई के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है, पर कुछ मामलों में वह अमेरिका, यूरोप और चीन से पीछे है। विशेषज्ञ यह महसूस करते हैं कि डिजिटल साइंस एवं तकनीक के क्षेत्र में भारत और इन देशों के बीच का अंतर बढ़ रहा है। यह हर लिहाज से खतरे की घंटी है, और जहां सरकार को अपने स्तर पर वह सब करना चाहिए जो वह कर रखती है, लेकिन इसी के साथ देश के निजी क्षेत्र को शोध एवं अनुसंधान पर बड़े पैमाने पर अपने संसाधन खर्च करने पर अवश्य विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे निजी क्षेत्र में कुछ लोग विश्व के धनी लोगों में शामिल हैं। उन्हें शोध एवं अनुसंधान की संस्कृति विकसित करनी चाहिए। वे इस कारण विदेश से तकनीकी हासिल करने पर निर्भर नहीं रह सकते हैं कि शोध एवं अनुसंधान पर खर्च करने में जोखिम है। और सरकार और निजी क्षेत्र को यह आभास होना चाहिए कि कोई भी देश हमें अपनी उन्नत तकनीक नहीं देगा। यदि भारत सचमुच वैश्विक शक्ति बनने की इच्छा रखता है तो उसे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ विज्ञान एवं तकनीक के और एआई के क्षेत्र में भी अगुवा बनना होगा। लेखक पूर्व राजदूत हैं, इनका नाम है विवेक काटजू। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। संस्कृत पर सस्ती राजनीति का परिचय। तो भारतवर्ष विविधता का उत्सव मनाने वाला देश है। भिन्न भिन्न वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, भाषा बोली के बावजूद हमारी आंतरिक एकता दुनिया को चमत्कृत करती है। महाकुंभ इसका जीवंत उदाहरण है। परंतु विभाजनकारी राजनीति करने वाले दल एवं राजनेता उत्तर दक्षिण के कल्पित भेदभाव एवं भाषाई अस्मिता के नाम पर भारत को बांटना चाहते हैं। वे भाषा को ज्ञान, परंपरा एवं संस्कृति के अजत्र स्रोत, धरोहर तथा अभिव्यक्ति एवं संवाद का माध्यम मानने के बजाय राजनीति का जरिया बनाना चाहते हैं। कदाचित इसलिए सनातन संस्कृति पर अनेक अपमानजनक एवं घृणास्पद टिप्पणियां करने के बाद अब डीएमके और उनके नेता संस्कृत के विरुद्ध भी विश्व मन कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही का संस्कृत में तत्काल अनुवाद कराए जाने का विरोध समझ से परे है। ऐसा भी नहीं है कि यह सुविधा केवल संस्कृत में ही उपलब्ध कराई गई, बल्कि संस्कृत के साथ साथ बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू में भी सदन की कार्यवाही का तत्काल रूपांतर होगा। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी, हिंदी के अलावा असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। भारत सरकार का लक्ष्य संविधान से मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध करानी है। और इसलिए इसे विडंबना ही कहेंगे कि भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करने की भारतीय संसद की इस समावेशी एवं लोकतांत्रिक पहल की जहां विभिन्न मंचों पर मुक्त कंठ से प्रशंसा हो रही है, वहीं भारत में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस पर अनावश्यक आपत्ति की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डीएमके नेता दयानिधि मारन की संस्कृत अनुवाद पर आपत्ति पर खेद जताते हुए बिल्कुल ठीक प्रश्न किया कि आप दुनिया के किस देश में रह रहे हैं? यह भारत है और भारत की मूल भाषा संस्कृत ही है। हमने 22 भाषाओं में अनुवाद की बात कही, परंतु आपको केवल संस्कृत हिंदी पर ही क्यों आपत्ति है? दरअसल इस प्रकरण में ने डीएमके के असली चेहरे को उजागर करने का काम किया है। और आप देखिए दक्षिण के जो भारत है ना, ये आप देखते हैं कि हिंदी का विरोध करते हैं, हिंदी भाषा का। और इसीलिए आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है तो ये लोग विरोध करने लगते हैं दक्षिण के भारत। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक विशेषताओं से सुसंपन्न तथा विज्ञान एवं तकनीक की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त होने पर भी संस्कृत की घनघोर उपेक्षा की गई, जबकि तथ्य यह है कि बार बार के शोध एवं अनुसंधान के निष्कर्ष में संस्कृत को कंप्यूटर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा बताया गया है। जैसा लिखा जाता है ठीक वैसा ही पढ़े और बोले जाने के कारण कंप्यूटर के लिए संस्कृत सबसे सटीक एवं वैज्ञानिक भाषा मानी गई है। स्वर तंती, प्राणवायु और मुखावयव आदि के आधार पर ध्वनियां एवं वर्णों का वैज्ञानिक अनुक्रम, धातु रचना, शब्द निर्माण, पद क्रम, पद
ललित, वाक्य विन्यास, अर्थ विस्तार आदि की दृष्टि से अनुपम एवं अद्वितीय भाषा है। संसार की अन्य भाषाओं में जहां किसी वस्तु एवं व्यक्ति विशेष के लिए पिछले शब्दों के पीछे का तार्किक आधार कारण एवं प्रयोजन स्पष्ट कर पाना अत्यंत कठिन है, वहीं संस्कृत में गुण, धर्म, अर्थ आदि के आधार पर वस्तुओं, व्यक्तियों के नामकरण का उचित सिद्ध किया जा सकता है और इसमें सूत्रों में बात कही जा सकती है। यहाँ छंदों का अनुशासन, अराजकता का व्यवहार नहीं है और यह लय, सुर, ताल की भाषा है। यहाँ लय और ही वही गति है और गति ही जीवन तथा जड़ता की मृत्यु है, इसलिए संस्कृत जीवन की भाषा और जीवन का मंत्र है। संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक होने के कारण देश विदेश की अधिकांश भाषाओं में प्रयुक्त शब्दावली के साथ संस्कृत की अद्भुत साम्यता देखी है। भारत की अधिकांश बोलियां एवं भाषाओं की जननी होने के कारण यह राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में अत्यधिक सहायक है और विश्व की अन्य सभ्यताएं जब संवाद के लिए बोलियां भी विकसित नहीं कर पाई थी, तब संस्कृत में वेदों के छंद रचे जा रहे थे, जो आज भी जीवन एवं दर्शन के श्रेष्ठतम काव्य माने जाते हैं। वेदों के पश्चात उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, अरण्यक, ब्रह्मंड ग्रंथ और पुराणों की रचना भी संस्कृत में हुई है। कला, संगीत, साहित्य, संस्कृति, योग, आयुर्वेद, धर्म, दर्शन, नीति एवं इतिहास से लेकर गणित, विज्ञान, भूगोल और भूगर्भ, खगोल, ज्योतिष, वास्तु आदि तक जीवन और जगत का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें संस्कृत ग्रंथों की उपलब्धता एवं विपुलता ना हो। आदि शंकर, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, मीमांसकों से लेकर अन्य सभी ऋषियों, मनीषियों एवं भारतीय दार्शनिकों ने संस्कृत को ही अपनी स्वानुभूति एवं दर्शन की विवेचना का माध्यम बनाया। इस कारण आज आवश्यकता इसकी है कि संस्कृत का प्रसार कैसे बढ़े और संस्कृत के विरोधियों को कदाचित यह स्मरण नहीं रहा कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं देश के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में संस्कृत की ही पैरवी की थी। क्या दयानिधि जैसे नेता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेता या कार्यकर्ता घोषित करेंगे? सच तो यह है कि संस्कृत देश को जोड़ने वाली भाषा है, जो विभाजनकारी राजनीति करने वालों को शायद ही समझ आए। लेखक, शिक्षाविद और सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक हैं। इनका नाम है पेड़ा कुमार। इनके द्वारा यह आर्टिकल किया गया। 8वीं अनुसूची की यहाँ बात हुई है, तो देखिए आप लोगों को एक बात बता दूं, 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ें। संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2004 से प्रभावी हुआ, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देख शास्त्रीय भाषा में भी शामिल है, संस्कृत 2005 में शामिल की गई थी। संतुलित पहचान, ऊर्जा, सभी अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से, कोई व्यवहार से अपने स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें स्वतंत्र पहचान के लिए नहीं बल्कि संतुलित पहचान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संतुलित पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती है। चरित्र को आधार बनाकर जो जीवन में हासिल किया जाता है वही स्थायी होता है, बाकी सब अस्थायी है। चरित्र एक साधन है, तपस्या है। जिस प्रकार अह का पेट बड़ा होता है, उसे रोज कुछ ना कुछ चाहिए, उसी प्रकार चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए और यह सब दृढ़ मनोबल से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज अनेक समस्याएं मनुष्य को घेरे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है असंतुलित विकास और इससे उत्पन्न नाना प्रकार के रोग। हमारे लिए प्रतिदिन खुलकर हंसना बहुत जरूरी है। परेशानियों को देखकर जब खूब हंसोगे तो कुछ ही दिनों में ये परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन आधुनिक आदमी तरक्की के जिन शिखरों पर पहुंचने की होड़ में शामिल है, वे ऐसी अंधी गलियां हैं जिनमें उतरना तो आसान है, लेकिन उनसे बाहर निकलना मुश्किल है। उन्नति का मतलब यह नहीं कि हम नैतिकता को भुला दें, चरित्र की अनदेखी करें। दूसरों की गलत संगत नकल करके लोग विकास की गलत जीवन शैली अपना लेते हैं। वास्तविक तरक्की तो स्वस्थ जीवन शैली से ही संभव है। स्वस्थ जीवन शैली यानी जो समय को पहचान कर अच्छे बुरे को समझ कर चले, केवल प्रभाव में ना बहे। समाज में संतुलित व्यक्तियों की सम्मानीय और वही स्वीकार है। जो विकास की प्रक्रिया अनुशासन से नहीं बनती वह विनाश करती है। उन्नति कम हो स्वीकार है, पर व्यक्ति की खुशियों को लीलकर ही की जाने वाली तरक्की को सोची समझी गलती है। बड़ा अच्छा कॉलम लिखा गया है, पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा,
जीवन में उतारा करिएगा। भीड़ प्रबंधन में नाकामी, अभी आपने देखा है कि जो रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना घटी है ना, और कई जगह आप देखते हैं कि भीड़ जो भगदड़ मचती रहती है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उन्हीं को बातें। तो हमारी नीति नियंता किस तरह समय पर चेतने से इनकार करते हैं, इसका ही ताजा उदाहरण रेलवे की ओर से यह कहा जाना है कि देश के 60 बड़े स्टेशनों में होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। यह काम तो उन रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिकता के आधार पर महाकुंभ शुरू होने के पहले ही कर लिया जाना चाहिए था, जहां से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। आखिर रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का विचार तब क्यों आया जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 यात्रियों की मौत हो गई। यह प्रश्न भीड़ प्रबंधन की नाकामी को ही रेखांकित करता है। रेल की ओर से भी यह बताया जा रहा है कि प्रयागराज के आसपास के 300 किलोमीटर के स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल में बदलाव किया जाएगा, लेकिन अब तो महाकुंभ समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि यदि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ के चलते समस्याएं सामने नहीं आई होती तो बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जानलेवा भगदड़ नहीं बचती, तो भीड़ प्रबंधन का सबक सीखने की नौबत नहीं आती। निसंदेह अभी भी यह कहना कठिन है कि रेल यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के जो उपाय गिनाए जा रहे हैं उन पर सही तरह अमल किया जाएगा, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि आवश्यकता केवल इसकी ही नहीं है कि ट्रेनों का सुसंगत संगम संचालन हो और रेल यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके। पिछले दिनों प्रयागराज और उसके आसपास के कई शहरों में आप देखिए सड़कों पर जो जाम लगा और लोग घंटों रास्ते में फंसे रहे, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए होनी चाहिए कि अब तीर्थाटन पर्यटन अन्य अनेक कारणों से बड़ी संख्या में लोग यात्रा करने लगे हैं। यह ठीक है कि राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, रेलवे के ढांचे का भी विस्तार किया जा रहा है, लेकिन क्या यह वह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है? यह निराशाजनक है कि अपने देश में किसी बड़े आयोजनों के अवसरों पर वहां आने वाली भीड़ और यातायात व्यवस्था की समुचित प्रबंधन का अभाव ही दिखता है। यह अभाव प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो खूब प्रयत्न किए गए और माहौल भी बनाया गया। महाकुंभ में अधिक से अधिक लोग आए, लेकिन भीड़ नियंत्रण के आवश्यक उपायों का अभाव दिखा। यह अभाव रेलवे स्टेशनों से लेकर सड़कों और मेला स्थल पर भी दिखा। संगम तट पर भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ संख्या गिनाने के स्थान पर उनकी सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। या आप देखिए किसानों को मदद, तो बिहार में न्यूनतम तापमान में वृद्धि रबी की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में रबी की फसलों की अपेक्षित वृद्धि एवं उपज के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए, लेकिन अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है। इसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव गेहूं, सरसों, मसूर, आम, लीची की फसलों पर पड़ा है। देर से बोए गए गेहूं की उपज काफी घट जाने की आशंका है। दरअसल रबी फसल के लिए वातावरण में नमी होना बहुत जरूरी है, लेकिन पछुआ की तेज गति से इसमें काफी कमी रही है। और रही कृषि विशेषज्ञों की माने तो मौसम में असामान्य बदलाव की वजह से आम एवं लीची के मंजर भी प्रभावित हुए हैं। गर्मी बढ़ने से मंजर पर कीटों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थितियों को भांपते हुए राज्य सरकार ने रबी मौसम में विभिन्न कारणों से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। आवेदनों के आकलन के बाद क्षतिपूर्ति का निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। वैसे रबी मौसम में गेहूं, मकई, ईख, चना, अरहर, राई, सरसों, मसूर, आलू एवं प्याज के अतिरिक्त गोभी, बैगन, टमाटर एवं मिर्च की फसल की क्षति होने पर किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकार को इसमें आम और लीची को भी जोड़ने पर विचार करना चाहिए। बिहार, चलिए एक बार बिहार होके आते हैं हम लोग। देखिए ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो गया आपका, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल से लगती। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद यहाँ के खान यहाँ के राज्यपाल हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या बिहार। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। अब देखिए विकिपीडिया पर आप देखिए अंदर कुछ इसका क्षेत्रफल बताया जाता है। अंदर बताया जा रहा है विकिपीडिया में से कितना बताया जा रहा है, 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कई बार ये भी देखने को मिल जाता है। चलिए, ये नारी अदालत से मिलेगा त्वरित न्याय। केंद्र सरकार ने महिलाओं की छोटी मोटी शिकायतों की तरफ निवारण के लिए देश भर में नारी अदालतें शुरू करने
करने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों से नारी अदालत स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। असम और जम्मू कश्मीर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले से चल रही नारी अदालतों की सफलता को देखते हुए इन्हें पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। नारी अदालत मिशन शक्ति के तहत संबल उप योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी विवादों, बाल हिरासत जैसे छोटे मोटे विवादों को ग्राम पंचायत स्तर पर सुलझाने के लिए वैकल्पिक मंच प्रदान करना है। और इसमें आप देखेंगे, इसमें मध्यस्थता, बातचीत और सुलह के जरिए समस्याओं का समाधान किया जाता है। और उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की मिशन शक्ति योजना देश में भर में महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक रही है। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं। पहली है संबल, जिसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत सहित महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरी है सामर्थ्य, इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना और सखी निवास और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर, असम में 50-50 ग्राम पंचायतों में नारी अदालतें होने से कई मामलों का त्वरित निपटारा हुआ है। वर्ष 2023-24 में असम में नारी अदालतों में 102 विवाद आए और जिनमें से 76 का निपटारा किया गया। इसी तरह आप देखिए, जम्मू कश्मीर में नारी अदालतों में 180 मामले आए, जिनमें से 144 का निपटारा किया गया। और इनकी सफलता को देखते हुए बिहार और कर्नाटक में भी 10-10 ग्राम पंचायतों में नारी अदालतों को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब इस योजना को भी सभी राज्यों में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या गंभीर चिंता का विषय है और आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के अंत और इस वर्ष 7 फरवरी के बीच देश के विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों में करीब 33 लाख की वृद्धि हुई है। 31 दिसंबर 2022 तक 4.87 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे, जबकि 7 फरवरी 2025 को यह आंकड़ा 5.20 करोड़ था। न्यायिक प्रणाली पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए समय समय के भीतर विवादों का निपटारा करना महत्वपूर्ण है। देर से न्याय मिलने के कारण न्याय प्रणाली पर विश्वास कम होता जाता रहा है और हमारी न्यायपालिका पर इसीलिए प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं कि लंबा समय लगता है। ऐसे में सरकार का देश भर में नारी अदालतें शुरू करने का कदम सराहनीय है। इससे पंचायतों के जरिए महिलाओं को छोटे मोटे विवादों में त्वरित न्याय मिल सकेगा। वे अनावश्यक और लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी बच सकेंगे। महिलाओं के लिए बराबरी का माहौल बनेगा। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो भैया इसका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं ना, उसमें बता सकते हैं। टिप्पणियाँ रहती हैं, इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ मिल जाती है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति की तैयारी, ऊर्जा की तो जरूरत आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह देखने को मिल रही है। भारत स्मॉल रिएक्टर्स BSR का विकास ऊर्जा संबंधी उद्योगों के लिए स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है और जिससे भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए एक विनिर्माण शक्ति केंद्र बनाया जा सकता है। यह भारत की COP26 जलवायु प्रतिबद्धता के अनुरूप है। स्वच्छ व सतत ऊर्जा प्रदान करने के राष्ट्रीय डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों का समर्थन करता है। परमाणु ऊर्जा को प्राथमिकता देकर भारत ने केवल भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता, कार्बन न्यूट्रलिटी और ऊर्जा स्वतंत्रता जैसी दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। नवाचार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और उन्नत परमाणु तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करके प्रयास भारत को एक विकसित और ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत के सकल ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक मानते हुए मोदी सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत को अग्रणी बनाने हेतु आवश्यक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुदृढ़ करना है। इस मिशन के तहत घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उन्नत परमाणु तकनीकों, विशेष रूप से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की तैनाती में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। इस दिशा में एक बड़ा कदम बजट है 2025-26 में SMR के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR डिजाइन और संचालित करना है और जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति को मजबूती मिलेगी। विधायी और नीतिगत सुधार, तो निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को सक्षम करने और परमाणु ऊर्जा के विस्तार में तेजी लाने के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन कर रही है। ये विधायी सुधार नियामक बाधाओं को दूर करने और निवेश को प्रोत्साहित करने और परमाणु ऊर्जा विकास के लिए अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन के माध्यम से सरकार परमाणु परियोजनाओं
परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने, औद्योगिक क्या प्रौद्योगिकी सहयोग को सक्षम करने और निजी उद्यमों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा परमाणु क्षति हेतु नागरिक दायित्व अधिनियम में किए जा रहे संशोधन दायित्व से जुड़े मुद्दे के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे, जिससे घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भाग लेना आसान हो जाएगा। ये सुधार नियामकीय ढांचे के सरल बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और SMR जैसी उन्नत परमाणु तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा। तो परमाणु ऊर्जा रणनीति का एक प्रमुख तत्व भारत स्मॉल रिएक्टर्स का विकास है। ये रिएक्टर कई लाभ प्रदान करते हैं और जिनमें कम भूमि की आवश्यकता भी शामिल है। BSR ऊर्जा गहन उद्योगों जैसे इस्पात, एल्यूमीनियम और भारी विनिर्माण इकाइयों के लिए कैप्टिव पावर स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं और जिससे अविरल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। इसके अतिरिक्त इनका एकीकरण भारत की COP26 जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जो आप देखते हैं स्वच्छ और सतत ऊर्जा प्रदान करने की राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को समर्थन देगा। और BSR के क्रियान्वयन, ये आप देखेंगे इसमें BSR के क्रियान्वयन मॉडल में सार्वजनिक निजी भागीदारी का दृष्टिकोण अपनाया गया और जिसमें निजी संस्थाएं भूमि, जल और पूंजी निवेश प्रदान करेंगी, जबकि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिजाइन, गुणवत्ता, आश्वासन और संचालन की देखरेख करेगा। ये आप देखते हैं कि यह अभिनव ढांचा परमाणु ऊर्जा के विस्तार को गति देगा, जबकि सुरक्षा मानकों के उच्चतम स्तर को बनाए रखेगा और जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सतत प्रौद्योगिकी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूती होगी। परमाणु ऊर्जा का भविष्य। तो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। ये उन्नत परमाणु रिएक्टर में 30 मेगावाट इलेक्ट्रिक से लेकर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक की क्षमता तक उपलब्ध है। ये रिएक्टर कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें मॉड्यूलर डिजाइन के कारण चरणबद्ध विस्तार की क्षमता शामिल है और जिससे ऊर्जा मांग के अनुसार विस्तार संभव होता है। भारत का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क स्वदेशी SMR के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आप देखते हैं कि इसमें जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके उन्नत परमाणु समाधान तैयार कर रहा है। यह पहल भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्रदान करने के लक्ष्य के अनुरूप है और जिससे देश की स्वच्छ ऊर्जा और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। नाभिकीय क्षमता का विस्तार। भारत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है और जिसमें सरकार ने 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में 8,000 मेगावाट क्षमता वाले 10 नए रिएक्टरों के निर्माण की योजना है। इसके अलावा 10 और रिएक्टरों की पूर्व परियोजना गतिविधियां जारी हैं और जिससे 2031-32 तक चरणबद्ध रूप से इनकी पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी। और आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करते हुए भारत अमेरिका के साथ आंध्र प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर काम कर रहा है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस विस्तार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सितंबर 2024 में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 7 की दिशा में आगे बढ़ना रहा और जिससे ऑपरेशनल परमाणु क्षमता में वृद्धि की दिशा में हमने एक और कदम आगे बढ़ाने में कामयाबी पाई है। यह भारत की परमाणु ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता फिर से पुष्टि करती है, जो एक सतत, विस्तारणीय और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत है और जो देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का साथ साथ जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। ये परमाणु ऊर्जा की दिशा में हालिया विकास देख लीजिए। ये आप लोग ये भी बता सकते हैं जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो भारत ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन और अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है और जिससे यह स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। बंगाल के झारग्राम स्थित खदानों में नए यूरेनियम भंडार की खोज से खदान की आयु आप देखेंगे 50 वर्ष तक बढ़ गई है और जिससे भविष्य के परमाणु ऊर्जा विस्तार के लिए ईंधन की सतत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में गुजरात के काकरापार में 2 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर वित्त वर्ष 2023-24 में संचालन में आ गए और जिससे भारत की घरेलू परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। तकनीकी क्षमताओं को और आगे बढ़ाते हुए भारत क्लोज्ड फ्यूल साइकिल
टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति कर रहा है। 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास परमाणु ऊर्जा को अधिक कुशल और सतत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परमाणु ऊर्जा के विस्तार को गति देने के लिए सरकार ने परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी में के संयुक्त उद्यम के रूप में अश्विनी यानी कि अणु शक्ति विद्युत निगम की स्थापना की है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन में सहयोग और दक्षता सुनिश्चित करेगा। ये सभी विकास भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को परमाणु ऊर्जा के माध्यम से मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र अत्यधिक कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत संचालित होते हैं, और जिससे आप देखिए विकिरण स्तर वैश्विक मानकों से काफी नीचे बनाए रखे जाते हैं, ताकि जनता और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश की मजबूत नियामक रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मानकों को सख्त अनुपालन पर जोर देती है, जिससे भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में वैश्विक विश्वास बढ़ता है। उन्नत रिएक्टर डिजाइन, कठोर गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरंतर निगरानी और सुरक्षित ऊर्जा उत्पादन में योगदान देते हैं, और सुरक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता को प्राथमिकता देकर भारत अपनी स्थिति को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत कर रहा है, और जिससे विस्तारित परमाणु अवसंरचना में दीर्घकालिक विश्वसनीयता और पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा को अधिक आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता का प्रमुख चालक बनाया गया है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, भारत स्मॉल रिएक्टर्स और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जैसी पहलों के माध्यम से भारत 2047 तक परमाणु तकनीक में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने की दिशा में मजबूत नींव रख रहा है। ये रणनीतिक प्रयास विकसित भारत की व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा समाधान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह प्रयास विकसित भारत की आधारशिला है, जो राष्ट्र की प्रगति के लिए विश्वसनीय है, स्वच्छ और कुशल ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा भैया। आंसर राइटिंग आप करेंगे, निबंध आप लिखेंगे, तो आपको मालूम तो होना चाहिए। ये राजनीति की बातें हो रही, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के निहितार्थ, आजकल आप देख रहे हैं कि इसके भी बहुत दुहाई दी जाती है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर कुछ भी बोलिए। तो आज़ादी की डोर बहुत नाजुक होती है, गुंजाइश भर ना खींचा तो विकास की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं, गुंजाइश से अधिक खींच दिया तो डोर ही टूट जाती है। इंडिया गॉट टैलेंट के हालिया विवाद ने भी इस स्थिति को तैयार कर दिया है, जब दोबारा यह सोचना ही होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस सीमा तक विस्तारित किया जा सकता है, कैसे इस अधिकार को बनाए रखा जा सकता है। आमतौर पर इस अधिकार को राज्य बनाम नागरिक द्वैत के रूप में विश्लेषित किया जाता है, लेकिन यह उससे भी कहीं अधिक विस्तृत संकल्पना है। इसे नैतिकता, सार्वजनिक प्रभाव तथा आर्थिक उद्देश्य के संदर्भ में भी देखना होगा। सबसे बढ़कर यह है कि जिस विशिष्ट विधा के नाम पर छूट की अपेक्षा की जा रही, क्या वह वैध है। वर्तमान विवाद से बात शुरू करें तो संबंधित शो में जैसे अनैतिक, अश्लील और फूहड़ अभिव्यक्ति की गई, उसे किसी भी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। किसी अधिकार का विस्तार इतना नहीं हो सकता है कि वह इसका विपरीत रूप धारण कर ले। जैसे सांप्रदायिक धार्मिकता का विस्तार नहीं बल्कि विपरीत है, वैसे ही विकृत वक्तव्य अभिव्यक्ति का विस्तार नहीं बल्कि इसकी सीमा है। यही वजह है कि जो संविधान इस स्वतंत्रता का स्रोत है, वही दस्तावेज इस पर युक्ति संगत निर्बंधन भी आरोपित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) यह प्रावधान करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था तथा नैतिकता व शुचिता के आधार पर नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो निश्चित ही राज्य को यह हक है कि वह इसके विरुद्ध कार्रवाई करे। इसलिए हालिया विवाद में शामिल कॉमेडियंस और राज्य की कार्रवाई संविधान सम्मत ही है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दंड अपराध से अधिक ना हो, और ना ही राज्य एक घटना को आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के प्रयास में लग जाए। आदर्श स्थिति तो यही है कि राज्य आपराधिक स्थितियों में ही इस अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करे तथा इसे लोक समाज के हवाले छोड़ दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप के लिए हम पूरी तरह से राज्य उनके कानूनों पर ही निर्भर हैं, जो स्वाभाविक रूप से इस अधिकार को कम करना चाहते हैं तथा समाज नियंत्रण और निर्देशन की शक्ति खो चुका है। विरोधाभास यह भी है कि विकृत अभिव्यक्ति का पीड़ित समाज और इसकी व्यवस्था है, किंतु इसे ठीक करने की कोशिश से इसने स्वयं को मुक्त कर लिया है, सारी जिम्मेदारी राज्य पर डाल दी है। समाज क्यों पीड़ित है, क्या समाज को अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए? इन प्रश्नों के दायरे में लोक नैतिकता, सार्वजनिक प्रभाव और आर्थिक हित को समझने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः हर समाज कुछ निश्चित मूल्यों पर सहमत होता है और इस प्रकार समाज का संचालन होता है। बिना इस सहमति के अराजक स्थिति बन जाएगी। या ठीक वैसे ही है कि एक निश्चित प्रारूप के अक्षरों को अपनाकर हम उसे भाषा में ढालते हैं।
हम अधिक उत्साहित होकर भी यह जिद नहीं करते हैं कि हमें मनमाने ढंग से अक्षरों को बरतने की छूट दी जाए, क्योंकि तब भाषा का निर्माण ही नहीं हो सकेगा। हाँ, बुनियादी पैटर्न पर सहमत होने के बाद हम उस व्यक्तिगत रुचि व क्षमता के हिसाब से उपयोग करते हैं। लोक नैतिकता की भी ऐसी ही काम करती है। केवल एक बुनियादी प्रारूप पर सहमत होकर ही हम इसमें व्यक्ति आधारित छूट की गुंजाइश तलाश सकते हैं। इसके बिना समाज बन ही नहीं सकता है। भारतीय समाज की बुनियादी नैतिक मूल्यों की बात करें तो इसमें इसमें माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। और इसके अतिरिक्त आप देखिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि कोई अभिव्यक्ति कैसा सार्वजनिक प्रभाव उत्पन्न कर रही है। वर्तमान विवाद के संदर्भ में देखें तो इसमें शामिल सभी कॉमेडियंस काफ़ी लोकप्रिय हैं, खासकर बच्चों युवाओं पर उनका बहुत प्रभाव है। ऐसे में हम महिलाओं के विरुद्ध विध्वंस भरी टिप्पणियां, गालियों को सामान्य अलंकार की तरह पेश करना और परिवार तथा अभिभावक पर अशोभनीय वक्तव्य देकर हम किस तरह का समाज रचना चाह रहे हैं। क्या बच्चे इसे न्यू नॉर्मल मानकर अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे? खासकर उस दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें एक ऐसी अश्लील अभिव्यक्तियों पर सब लोग हंस रहे हैं। क्या यह दृश्य नई पीढ़ी की मानसिक अवस्था को पूरी तरह से विकृत नहीं कर देगा? फिर भी यह भी अभिव्यक्ति के खतरे किस उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं? अगर व्यापक सामाजिक हित के लिए बनी बनाई धारणा को खंडित किया जा रहा है हो तो फिर भी उस अतिक्रमण को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन यदि केवल व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए इस अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है तो निश्चित ही इसे सीमित करना चाहिए। दुर्भाग्य से सभी कॉमेडियंस न केवल नितांत व्यक्तिगत आर्थिक प्राप्तियों के लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े जन समुदाय को उकसा भी रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसमें उकसा भी रहे, ऐसा करके अमीर हुआ जा सकता है। इस अनैतिक प्रवृत्ति पर रोक लगाना ही उचित होगा। ये आप देखिए किसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, सनी कुमार, अध्येता इतिहास से जुड़े हुए हैं। चलिए, इस तरह से आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों ने भी तो वो विवाद के बारे में सुना होगा, आपकी राय क्या है? चलिए आप लोग बताइए। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।